सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। माँ वांकल मालानी एजुकेशन ग्रुप के इस भव्य आयोजन के मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, इस पूरे कार्यक्रम के प्रांगण में विराजे हुए बाहर से आए हुए युवाओं, इस ग्रुप के सारे विद्वान वृंद, फैकल्टी, प्यारे बच्चे, अभिभावक और मंच के इस तरफ बैठे एक ही यूनिफॉर्म में दिख रहे भावी शिक्षक। ऐसा मैं सोच पा रहा हूं कि सारे भावी शिक्षक इस साइड बैठे हैं। वैसे इस प्रकार के कार्यक्रम में ऐसी मोटिवेशन बातें सुनना रुचिकर नहीं लगता है, क्योंकि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम एक कार्यक्रम का हिस्सा हो तो भाषणबाजी ज्यादा अच्छी लगती नहीं है। ठीक है, मजबूरी से सुनना पड़ता है। और जोगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं रहा और ठीक है, पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं और इन बच्चों से बहुत आत्मीयता के साथ में और बहुत निकटता से जुड़ा हुआ हूं। और जब भी कोई बात कहता हूं तो इनको ऐसा लगता है जैसे हमारी बात की जा रही है। ये अपने आप को मेरी उस बात से कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनको ठीक लगता है कि ये आदमी भी हमारे जैसा ही है। बस इतनी सी बात है। बाकी मैं तो इनको कहता हूं कई बार बच्चों को कि मैं मोटिवेशन के हमेशा थोड़ा खिलाफ ही रहता हूं। मैं मानता हूं कि अगर एक व्यक्ति का जीवन सुबह से शाम तक बड़ा रूटीन से रहे, नियमितता रहे, सुबह से शाम आपको क्या करना है ये आपकी प्लानिंग तय हो, तो आपको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता कभी नहीं रहती। सुबह उठने के बाद आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, तो मोटिवेशन की कहां जरूरत है, वैसे ही आप काम करने लग जाओगे। क्योंकि मुझे या मुख्य वक्ता के रूप में दायित्व दिया है, तो मैं इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मेरी बात को शुरू करने जा रहा हूं। मैं आज बात को गुरु जाम्बू जी की एक पंक्ति से शुरू करूंगा, जो मैंने बहुत बार सुनी है और लागू भी की है और कई बार कह भी देता हूं। दोस्तों, मैं कह देता हूं, किसी मंच पे नहीं कही, कि जीते को जुक्ति और मरे को मुक्ति। अगर ये मिल जाता है तो जीवन सफल है। इसके बड़े गहरे भाव है, समझने के लिए भी आपको 5-7 मिनट तक सोचना पड़ेगा आराम से, कि जब तक हम जिंदा रहते हैं, जब तक हम जीवित हैं और हमारे पास में अगर जुक्ति का मतलब एक युक्ति से है, एक तरकीब से है, एक स्किल से है, वो मिल जाती है तो जीना हमारा सार्थक हो जाता है। अगर आप बिना किसी तरकीब के, बिना किसी युक्ति के जी रहे हैं तो आप में और जानवर में कोई फर्क नहीं है। और उस युक्ति के साथ जीते जीते अब बेहद अपने काम में बेहद ईमानदार है और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो मृत्यु के बाद मुक्ति भी मिल जाती है। तो ये जीवन का हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जब तक हम जिंदा है तब तक हम बड़ी ईमानदारी के साथ में अपनी स्किल को लेके काम करें, ताकि दूसरी युक्ति अपने आप ही चरितार्थ हो जाती, वो अपने हाथ में नहीं होती। और इस हेतु बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत खपाना पड़ता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, और राम ने भी बहुत कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। ये तरकीबें, ये स्किल इतनी आसानी से हासिल नहीं होती, आपको बहुत त्याग करना पड़ता है चीजों का। और मैं कई बार कहता हूं कि अगर नया जीवन लेना है, अगर नया व्यक्ति बन के बाहर निकलना है, अगर नए रूप में आपको बाहर आना है, नया अवतरण करना है, तो दफन होना पड़ता है। जब तक दफन नहीं होते तब तक नयापन नहीं आ पाता। एक बीज को पौधा बनने के लिए भी दफन होना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक नया वर्जन दुनिया के सामने आए, आपको लोग अलग रिस्पेक्ट दें, आप वहां से उठ के यहां तक आए, आप अपनी अलग पहचान स्थापित करें,
मतलब आप इस प्रकार का अगर नया जीवन चाहते हैं, हमारे शास्त्रों में द्विज की अवधारणा आती है। द्विज का मतलब होता है व्यक्ति का जन्म दो बार होता है, एक बार मां की कोख से होता है और दूसरी बार गुरु के सानिध्य में वो जब शिक्षा ग्रहण करता तब उसका दूसरा जन्म होता है, और वो दूसरा जन्म उस मनुष्य को, उस मानव को मनुष्य बनाने का कार्य करता है। और मैं मानता हूं कि जब हम शिक्षित होके अपना एक नया रूप पेश करते हैं तो अपना नया जन्म होता है। और नया जन्म जो है, ये जो द्विज की धारणा है, अगर आपको नया जन्म लेना है तो मरना पड़ता है, दफन होना पड़ता है। कई बार स्टूडेंट कहते सर मेहनत नहीं होती, ये नहीं होता, तब मैं कहता हूं कि स्वर्ग जाने के लिए मरना खुद को ही पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग चाहते हैं जीते जी, तो आपको खुद को मरना पड़ेगा। कोई और आपको अपने टारगेट के नजदीक नहीं ला सकता। अपने अपने युद्ध है, हर युग में अपने को ही लड़ने पड़ेंगे, और समय के शिलालेखों पर खुद को खुद ही गढ़ने पड़ेंगे। कोई आपके इस युद्ध में साथ नहीं देगा, आप अकेले हैं और आपको ही लड़ना है। और बिना लड़े कुछ भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक स्टूडेंट के सामने बहुत चुनौतियां होती है। आर्थिक संकट होते हैं उनके सामने, पारिवारिक दबाव होता है, सामाजिक रूप से भी दबाव होता है, उसके सामने एक रिजल्ट देने की एक आपके लोगों की उम्मीदें होती है, उम्र बढ़ रही होती है और बेरोजगारी को दूर करने का एक बहुत गजब सा प्रेशर होता है, खुद पे अविश्वास की स्थिति आ जाती है, और स्टूडेंट बहुत सारी चुनौतियों का सामना करता है। और इन सारी चुनौतियों से लड़ता लड़ता एक व्यक्ति जब सफल हो जाता है तो वो सारे संघर्ष पर ठप्पा लग जाता है जो उसने पिछले कई वर्षों से किया होता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब भी आप अपने कर्तव्य पथ पे रवाना हो जाएं तो पीछे मुड़ के नहीं देखें, बहुत मेहनत करें, बहुत ईमानदारी से मेहनत करें। और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं और शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके सामने सिर्फ एक ही परीक्षा शेष रही है, जिसको पास करते ही आप दुनिया के सबसे पवित्र, दुनिया के सबसे रेप्यूटेड और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोफेशन में जाने वाले हैं। क्योंकि शिक्षक से बेहतर प्रोफेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सकता है कि आप सिविल सर्वेंट बन जाओ, आपको एक समय तक इज्जत मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक सिविल सेवक की और एक शिक्षक की तुलना करोगे तब आपको पता चलेगा कि बेहतर कौन है। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार के अंदर, राजस्थान सरकार के अंदर, पूरे देश के अंदर सिर्फ एक ही पोस्ट ऐसी है जो कभी सेवानिवृत्त नहीं होती, और वो है शिक्षक। जिसके आगे कभी भी भूतपूर्व शिक्षक शब्द नहीं मिलेगा, जिसके आगे कभी एक्स सर्विसमैन या एक्स टीचर शब्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मरते दम तक शिक्षक ही रहेगा। 80 साल की उम्र में भी उस शिक्षक की उतनी रेपुटेशन होती है जितनी वो जब लगा था उस समय थी। उसकी इज्जत समय के साथ में, ज्ञान और अनुभव के साथ में बढ़ती जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है अपनी स्किल डेवलप कीजिए, जैसा कि जाम्बू जी ने कहा था कि जुक्ति डेवलप कीजिए। आप अपने आप में स्किल डेवलप कीजिए, नहीं तो शिक्षक बन के भी आप केवल वेतन भोगी मजदूर बन के रहोगे, इससे अधिक कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं नौकरी की से भी ज्यादा बल इस बात पे देता हूं कि आप अपने आप को कितना बढ़िया तरीके से पेश आते हैं। क्योंकि भारत भर में लाखों शिक्षक हैं, कुछ ही शिक्षक जाने जाते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वो बेहतरीन शिक्षक है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 50 वर्ष की उम्र में भी पढ़ते हैं, अपने आप को हर दिन इंप्रूवमेंट करते हैं। आप आज घर जाके सोचना कि आप अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं दिल्ली गया था आईएएस मेंस की तैयारी करने के लिए, और कुछ दिन वहां रहा, 10-15 दिन तो स्टार्टिंग में पढ़ाई हुई नहीं, दिन पूरा समय यूं ही जा रहा था और जाके सो जाते रहे, ऐसा लग रहा था कि ठीक ठीक पढ़ रहे हैं। तभी एक मित्र ने, हम यही डिस्कस कर रहे थे पार्क में, तो एक मित्र बोले कि कैसी चल रही पढ़ाई? मैंने कहा अच्छी चल रही है। तो दिन में क्या क्या पढ़ लेते? मैंने कहा ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो बहुत कम है। आप सोचना, जब रात पूरे दिन की पढ़ाई होने के बाद जब आप रात को बिस्तर पे जाओ, तब आप सोचना कि आज आपने क्या पढ़ा, क्या याद किया। और जब हमने भी उस
पूरा दिन पढ़ने के बाद शाम को जब सोचते हैं कि क्या पढ़ा, तो कुछ नहीं हुआ, इतना तो 2-3 टॉपिक ही पढ़ पाए। ये आत्म मंथन करना बहुत जरूरी होता है। और बीएड करने वाले बच्चे, बीएसटीसी करने वाले बच्चों को मैं देखता हूं, ये बच्चे, आज की पीढ़ी आत्म मंथन नहीं करती। ये चल रही है बस भीड़ के हिसाब से चल रही है। आप सोचना कि आप किस पृष्ठभूमि से आए हैं और वास्तव में आप कर क्या रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं मेहनत तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। और शॉर्टकट से प्राप्त की गई सफलताएं नहीं होती है, वो केवल आंशिक रूप से या अल्पकालिक वाहवाही होती है, दीर्घ काल में आपको बहुत बुरी तरीके से गिराने वाली है। इसलिए मेहनत करिए और अपने आप को उस कदर बनाइए कि आप अपने आप को एक नया जन्म दे सके। और मैं कहना चाहूंगा आपको कि इस जीवन के अंदर आपके सामने बहुत बड़ा मंच है, बहुत अधिक अवसर है। जितना अधिक इन अवसरों को बनाओगे, क्योंकि हर कार्य को समय पर करना पड़ता है। अगर आप टाइम पर कार्य नहीं करते हैं तो फिर उस कार्य का कोई महत्व नहीं रहता। 25 साल की उम्र तक पढ़ना था, हम अगर 30-35 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि कार्य का महत्व तब होता है जब हम उसको समय पर करते हैं। अभी आपके पास जो समय है ये पढ़ने का है, और अगर आप इस समय बढ़िया पढ़ाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे आप उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप परिणाम प्राप्त कर सकते थे। इसलिए मैं बहुत कम बोलूंगा, आप अधिक समझना इस चीज को कि अभी आपका समय पढ़ने का है, तो सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी गलत चीजों में संलिप्त मत होना। चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार की गलत चीजें, नशे पते भी हो सकते हैं, मोबाइल की दुनिया हो सकती है, गेमिंग की दुनिया हो सकती है, ये पेपर आउट की दुनिया हो सकती है। ये जितनी भी गलत चीजें हैं, मैं कहूंगा कि इनसे दूर रहते हुए अपना सिर्फ और सिर्फ ध्येय पढ़ाई पे रखिए, अपना मार्गदर्शक कोई चुनिए और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए आगामी 3-4 साल के अंदर आप किसी अच्छी जगह पे पदस्थापित होइए। उसके बाद में भी पढ़ते रहिए, बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि जीवन जीना तभी अच्छा लगता जब आप जो चाहते हो उससे अधिक आप कर रहे हो। मुझे ठीक से याद है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इस स्तर तक पढ़ पाऊंगा या प्रोफेसर बन पाऊंगा या फिर ये पीएचडी की डॉक्टरेट करूंगा। मेरे दिमाग में ऐसे कोई लक्ष्य नहीं थे। बस इतना मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहता, और आज भी यही रहता है कि मेरे द्वारा कोई गलत काम नहीं हो, बस मैं मेरे काम करता जाऊं, पढ़ता जाऊं। क्योंकि जन्म लेना आपके बस में नहीं है, आपका वंश कौन सा होगा या आपके वश में नहीं है। आप अमीर होंगे कि गरीब घर में जन्म लिया, ये आपके वश में नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ आपके वश में है। आप पुरुषार्थ करके ये सारे के सारे धब्बे खत्म कर सकते हो, बाकी सब बहाने हैं। और अगर आप पुरुषार्थ करके अपने आप को अलग लेवल पर स्थापित करते हो तो आने वाली पीढ़ियों को आप कुछ उदाहरण दे सकते हो। और आगे की 4 पंक्तियां मैं आपके लिए बोलूंगा, ये सारे बच्चे अपने अपने से कनेक्ट करना। मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि शून्य नहीं जीवन हमारा, शून्य नहीं जीवन हमारा। ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं कि शून्य नहीं जीवन हमारा। हम भी ऋण में लड़े हैं, ऋण यानी युद्ध, हम भी ऋण में लड़े हैं। जहां बिखर गए लोग वहां हम आज भी खड़े हैं, जहां बिखर गए लोग वहां हम आज भी खड़े हैं। तो आप भी ये बात जो है अपने आप से कनेक्ट करिए, खूब सारी मेहनत करिए। जिस उम्मीदों उद्देश्यों के साथ में आप आए हैं, आपके परिवार ने आपको यहां भेजा है, आप उनकी उम्मीदों और आशाओं पर कभी कुठाराघात मत करना, अन्यथा पूरा जीवन पश्चाताप होगा। और पश्चाताप कहते उस बीमारी को है जब व्यक्ति एक बार नहीं मरता, हर दिन मरता है। रिग्रेशन होता क्या है कि आप नहीं पढ़े, आपके अटेम्प्ट पूरे हो गए, उम्र चली गई, फिर दिमाग में आएगा कि मेरे से जो कमतर स्टूडेंट थे, जिनसे मैं इंटेलिजेंट था, वो लोग लग गए, मैं रह गया। ये पश्चाताप आपको हर दिन होगा और आप हर दिन अंदर ही अंदर घुट घुट के मरोगे। और ये जो घुटन होती है हर दिन की, इसे हम पश्चाताप कहते हैं। और मैं आप सभी को कहूंगा कि ऐसा पश्चाताप आपकी जिंदगी में कभी नहीं हो, भगवान करे। इसलिए आप आज से ही अपनी मेहनत शुरू कर देना और जी तोड़ मेहनत करना जितनी आपसे हो सकती है। और ऐसी अगर मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। आपको कोई भी अपने
लक्ष्य से दूर नहीं कर सकता। बाकी सारी बातें आदर्शवादी है, मूल बात यही है कि मेहनत करनी है और सही दिशा में करनी है। बाकी सारी चीजों से दूर रहते हुए तभी आपका जीवन सफल है। मैं जगदीश जी को बड़ा साधुवाद दूंगा कि हमारे बाड़मेर के अंदर भी एक छोटे से कस्बे में इतना बड़ा शिक्षा का एक बहुत बड़ा ग्रुप खड़ा किया। और ये क्योंकि हमारा जो मारवाड़ क्षेत्र है ये शिक्षा में हमेशा से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता रहा है। और अभी इन दिनों की अगर बात करूं तो हिंदी में हमारे 25 प्रोफेसर बने बाड़मेर में इस साल, 25 प्रोफेसर। अंग्रेजी का कल रिजल्ट पोस्टिंग हुई, अंग्रेजी में भी 5 प्रोफेसर के नाम मैं देख रहा था कि लिस्ट में है जो बाड़मेर के रहने वाले हैं। अंग्रेजी जैसी विषय में जो हम भागते हैं वहां 5-5 प्रोफेसर बनना बहुत बड़ी बात है। ये सारा का सारा इन्हीं संस्थाओं की बदौलत है कि ऐसी संस्थाएं आंशिक रूप से सही या अधिक रूप से सही, न्यूनाधिक मात्रा में भी डेफिनेटली यह शिक्षा के क्षेत्रों को बढ़ाती है। तो आप अच्छे साधक बनिए और साधना करिए, तभी आप है वो इन साधनों की सहायता से साध्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। और बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी का कि मुझे आमंत्रित किया, मंच दिया। मेरे लायक कभी भी कोई सेवा हो, हमारे लायक सेवा यही हो सकती है कि बच्चों को से कोई बात करनी हो तो आप कभी भी याद करिए, हम डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे और बच्चों से बात करेंगे। पुनः धन्यवाद सर। धन्यवाद।